हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन राइटिंग अ रिसर्च पेपर। हम सब जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है रिसर्च पेपर लिखना। इट नॉट ओनली इंक्रीजेज द रेलेवेंस ऑफ योर resume or CV, but it also add points to your API score. So research papers, if you are going to pursue your PhD, तो उस केस में you should have adequate amount of research papers which will give you an upliftment in terms of रिसर्च, है ना। क्योंकि आपने रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं तो हम उस इंसान को फिर उस नज़रिए से देखते हैं कि हाँ, इस इंसान के पास रिसर्च की नॉलेज है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दूंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से, शॉर्ट एक तरीका भी बता रहा हूँ मैं आपको कि क्या क्या चीज़ें एक रिसर्च पेपर में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें एक रिसर्च पेपर में होनी चाहिए। सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। Before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, for daily quizzes and for PhD admission notifications. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. चलिए आ जाते हैं। When creating a title for your paper, you should follow these easy steps. Title तो foremost है, सबसे पहला और अहम काम है ये। कीप योर टाइटल अबाउट 10 to 12 वर्ड्स लॉन्ग एंड यूज एक्टिव वर्ब्स, है ना। कोशिश आपको ये करनी है कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए आपका, है ना। मैक्सिमम आप कह सकते हो 12 एंड मिनिमम आप कह सकते हो 10। इससे भी कम हो सकता है। बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि आपके रिसर्च जो आप कर रहे हो उसको जस्टिफाई ना कर पाए। तो इट शुड बी 10 to 12 वर्ड्स लॉन्ग और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स उसमें होने चाहिए जो कि, है ना, आपके रिसर्च के रेलिवेंस को दर्शा रहे हो। Next, include keywords that will define the nature of your study and will keep readers find your paper in database. है ना, keywords का तो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है। मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि जैसे कि हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम जनरली वो कीवर्ड्स फाइंड करते हैं। जैसे डिविडेंड पॉलिसी हम फाइंड आउट करते हैं, अगर सपोज मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, या कैपिटल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, या ऐसा करके वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम ये कीवर्ड्स लिखते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट के नीचे, तो हमारा पेपर ज़्यादा जो है जल्दी शोकेस होता है, ज़्यादा जल्दी हाईलाइट होता है ना। तो इट विल हेल्प द रीडर्स टू एक्सेस द रिसर्च पेपर्स दैट आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, राइट। तो कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंस होता है। और एब्रीविएशंस को अवॉइड यूजिंग जार्गन एब्रीविएशंस दैट मे नॉट बी फेमिलियर टू योर रीडर्स, है ना। कुछ लोग, है ना, इसने लिखा है, उसने लिखा है, इस रिसर्च पेपर में लिखा है, उस रिसर्च पेपर में लिखा है, तो उसका कॉपी करते हैं और कुछ ऐसे एब्रीविएशंस लिख देते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसका यूज़ भी नहीं हुआ है और जो कि इतना रेलिवेंट नहीं है। तो उसको अवॉइड करिए। जो आपके रिसर्च से फेमिलियर है जो वर्ड्स, उसको ही आप सिर्फ इनकॉर्पोरेट करिए, जिससे जो एक रीडर है उसको सही तरीके से वो कनेक्ट कर पाए आपके रिसर्च पेपर से। बिकॉज एक तरीके से एक एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ही है ये, है ना, एक स्टेप्स ही हैं। अब मैं बता रहा हूँ रिसर्च पेपर हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब जो ये हमेशा सोचते रहते हैं या वरीड रहते हैं कि रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फर्स्ट आता है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्या लास्ट में आता है, क्या स्टेप्स रहते हैं जिसे आप कहते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब स्टेप्स इन द सेंस कि पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है, देन इंट्रोडक्शन, ऐसे करते करते मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स जो है ये रिसर्च पेपर्स में आते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप होता है एब्स्ट्रैक्ट लिखना। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है ब्रीफ समरी, है ना। क्योंकि एक इंसान अगर सपोज लिटरेचर रिव्यू करना चाहता है तो वो पूरे रिसर्च पेपर की तो स्टडी नहीं करेगा ना, 8 पेज की या 10 पेज की, जितने भी पेज की है। एब्स्ट्रैक्ट शॉर्ट एंड स्वीट होता है, जिसमें आप सब चीज़ें लिखते हो। अब देखिए, ये एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ जाता है। क्या क्या इसमें होता है? जनरल पर्पस ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च प्रॉब्लम, बेसिक रिसर्च डिजाइन, की फाइंडिंग्स ऑफ योर पेपर, अ शॉर्ट समरी ऑफ योर इंटरप्रिटेशन एंड द रिजल्ट्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं और एब्स्ट्रैक्ट सबसे आखिरी में लिखा जाता है, बिकॉज जब आपका रिसर्च पेपर बन जाता है तब भी आप इसको समराइज करके सबसे ऊपर लिख सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन, टॉपिक का इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है? आपको स्कोप बताना है कि कितना इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका रेलेवेंस है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताना है और साथ ही साथ आपको फेमिलियर करना है रीडर्स को अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर, राइट, कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है टॉपिक्स की और ये सब चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले सपोज अपन रेशियो एनालिसिस के ऊपर कर रहे हैं, सपोज अपन टूल्स लगाने वाले हैं, तो पहले आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में बताना होगा कि कौन कौन से रेशियोस होते हैं, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड ऑल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक हो जिसमें आप स्कोप, रेलेवेंस और बैकग्राउंड कंटेंट बताते हो आपके टॉपिक का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड इज़ योर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको एक, इट एक्ट्स एज अ बेस। बिकॉज आप जब पुराने
रिसर्चर्स पढ़ोगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, तब आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस पता चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको रिसर्च गैप आप आइडेंटिफाई करते हो। उस रिसर्च गैप को जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो है आपको एक टॉपिक मिल जाता है और फिर आगे जा कर के आप जो है उसकी रिसर्च कर सकते हो, राइट। तो लिटरेचर रिव्यू में आपको करना है, इट डील्स विद बुक्स, स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड एनी अदर सोर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। इट एम्स इज टू प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन, समरी एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द साइंटिफिक वर्क कंसर्निंग द रिसर्च प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो इसका एम रहता है कि एक डिस्क्रिप्शन, समरी, जो भी आपने चीज़ें रेफर की हैं, जो भी आपने रिव्यू किया है लिटरेचर, उसका एक आपको एक शॉर्ट समरी देनी है। आपको इवैल्यूएट करना है कि आपको अब इतना सारा आपने सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े, तो हर एक तो आप नहीं लिख सकते। तो जो इंपॉर्टेंट है विच आर वेरी मच क्लोज टू योर रिसर्च, उसको आप शॉर्ट तरीके से अपने रिसर्च पेपर में लिख सकते हो। और ये आपका थर्ड पार्ट होता है, दैट इज लिटरेचर रिव्यू। और ये कुछ भी हो सकता है, आपने कोई आर्टिकल्स रेफर किया, आपने कोई बुक्स रेफर किए, आपने कोई जर्नल्स रेफर किए, आपने कोई कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर किए, तो आपको उसका एक शॉर्ट समरी, एक डिस्क्रिप्शन, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको जो है मेंशन करना पड़ेगा अपनी रिसर्च में, जिससे जो आगे जा कर के जो रीडर्स हैं उनको भी पता चले कि आपने कौन कौन से बुक्स, जर्नल्स और आर्टिकल्स रेफ़र किए हैं, और उनको अगर वो रेफ़र करना चाहते हैं डिटेल में तो वो रेफ़र भी कर सकते हैं। वो तो आपको लिटरेचर रिव्यू बताना है कि आपने कितनी स्टडी की है, किन किन चीज़ों पर आपने रीड आउट किया है, रिव्यू किया है। नेक्स्ट इज़ मेथडोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसमें काफ़ी मेस्ड अप हो जाते हैं कि ये क्या है, मेथडोलॉजी में हमें क्या करना है, मेथडोलॉजी किस तरीके से हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट इज़ हाउ डिड द ऑथर कलेक्ट द डाटा एंड व्हाट मेथड्स आर यूज्ड टू एनालाइज द डाटा। फर्स्ट है आपको कि किस तरीके से डाटा कलेक्ट करने वाले हैं, राइट। अगर आपका प्राइमरी आप रिसर्च कर रहे हो या प्राइमरी डाटा इकट्ठा कर रहे हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ये करनी है कि आप किस तरीके से जो है डाटा कलेक्ट करने वाले हो, ठीक है। आप क्वेश्चनेयर्स बनाने वाले हो, या आप इंटरव्यू लेने वाले हो, या ये सब चीज़ें आप जो करने वाले हो, या आप क्वेश्चनेयर्स को मेल करने वाले हो, या फिर आप मैनुअली जा करके आप क्या कह सकते हो, आप सबमिट करने वाले हो, ये सब चीज़ें। तो आपको मेथडोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, मतलब दो इंपॉर्टेंट पार्ट है मेथडोलॉजी में। फर्स्ट इज डाटा कलेक्शन एंड सेकंड इज डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस आप कोई भी कर सकते हो। अगर आपके क्वांटिटेटिव है रिसर्च तो आप जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस यूज़ कर सकते हो, और अगर आपकी क्वालिटेटिव है तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस यूज़ कर सकते हो। आपके पास एप्रोप्रिएट मेथड होना चाहिए। मेथड किस चीज़ का होना चाहिए? मेथडोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मेथड। मेथड किस चीज़ का होना चाहिए? किस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करने वाले हो और कैसे आप डाटा का एनालिसिस करने वाले हो। नेक्स्ट इज योर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स अब आ गए होंगे, आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने उसका एनालिसिस किया, तो एनालाइज करने के बाद आपका रिजल्ट आता है, और इसमें आपको जो है रिजल्ट लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द लॉजिकल आउटकम ऑफ ऑल योर एफर्ट्स। क्या चीज़ निकली है, आपने इतना रिसर्च किया है, आपने डाटा कलेक्ट किया, आप डाटा को एनालिसिस कर रहे हो, आपकी जो टाइटल था या आपकी जो प्रॉब्लम थी उसका रिजल्ट क्या निकला है ना। आपने आगे जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट में यू हैव मेंशन्ड द एम एंड ऑल अदर ऑब्जेक्टिव्स दैट यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इन योर रिसर्च, राइट। तो उसका रिजल्ट क्या निकला है पूरा कलेक्शन का, और आपने जो पूरा एनालिसिस किया, तो है ना। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा आफ्टर मैथडोलॉजी इज रिजल्ट्स। अब रिजल्ट आ गया तो अब डिस्कशन करना पड़ेगा। ऑल योर फाइंडिंग्स आर सपोर्टेड टू बी सिग्निफिकेंट फॉर दोज ऑलरेडी रिपोर्टेड। अब आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, है ना। अब डिस्कशन सेक्शन को और अच्छा और बेहतर करने के लिए कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया भी है, कई सारे आप कह सकते हो रिसर्च गेट जैसे कि ऐसे वेबसाइट्स बनी हुई हैं जिसमें आप अपना रिजल्ट जो है एक्सपर्ट्स को बता सकते हो, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि हाँ जो आपका ये रिजल्ट है, क्योंकि आप तो एक यू आर समवन हु इज़ डूइंग द रिसर्च, तो आपको तो अपना काम सही लगेगा। हम एग्जाम में जाते हैं, हम आंसर लिखते हैं, हमको हमारा आंसर सही लगता है, बट द मेन थिंग इज़ कि आपको डिस्कस करना पड़ेगा विद द एक्सपर्ट्स। उसके लिए बहुत सी वेबसाइट्स आती है, जैसे रिसर्च गेट का ही मैं एग्जांपल दूं तो उसमें बहुत एक्सपर्ट्स रहते हैं। आप उनको अपना टेंटेटिव जो भी आपने रिसर्च पेपर बनाया हुआ है आप उनको सेंड कर सकते हो, या कई बार क्या होता है जैसे कि आपकी गाइड है ना, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो जो आपके सुपरवाइज़र हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं थ्रू आउट योर पीएचडी, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो, या कोई एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में, आप उसको दिखा सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर वो एक्सपर्ट है। तो आपको डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चले बिफोर पब्लिशिंग कि ये जो आपने रिजल्ट निकाला है कितना एडिक्वेट है और इसका आगे जाकर के फ्यूचर आउटकम क्या होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन में आपको वही चीज़ें नहीं लिखनी है। कंक्लूजन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोगों को पता नहीं होता कंक्लूजन में क्या लिखना है। कंक्लूजन में आपको लिखना है रिकमेंड न्यू पॉसिबल एरियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च।
मैंने आपको बताया था कि आपका जो लिटरेचर रिव्यू है ये किसी के लिए बेस एज अ बेस एक्ट करेगा और उसको जो है पढ़ करके उसको रिव्यू करके सामने वाला जो है कुछ ना कुछ रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करेगा और फिर आगे जा करके रिसर्च करने वाला है। तो कंक्लूजन पार्ट में डोंट रीस्टेट योर रिसर्च प्रॉब्लम्स, बार बार उसको रीस्टेट मत करो। शो हाउ योर रिसर्च पेपर्स कैन कैरी वेट्स विद द सब्जेक्ट मैटर एरिया, बिसाइड्स रिकमेंड न्यू पॉसिबल एरियाज फॉर फर्दर या फ्यूचर रिसर्च। ठीक है, आगे जाकर के जो रिसर्च जो आपके पोटेंशियल रिसर्चर्स है ना, उनको आपको कंक्लूजन में लिखना है कि हाँ मैंने ये पूरी रिसर्च की है, बट स्टिल है ना आप जो है ये कंक्लूड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया पे मुझे ऐसा लगता है कि और आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसको, आप और इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो आपको एंड में एक उसको एक छोर भी जो है देना है, एक हिंट भी देनी है कि इस पर्टिकुलर थिंग पे आप इन कंक्लूजन पार्ट कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ पे और एरियाज पे रिसर्च हो सकते हैं रिगार्डिंग यूर यू कैन से टॉपिक। सो कंक्लूजन इज द लास्ट स्टेज ऑफ अ रिसर्च पेपर। तो फर्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें समरी हम लिखते हैं। उस समरी को लिखने के बाद हम इंट्रोडक्शन पार्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं एम, ऑब्जेक्टिव और फेमिलराइज करते हैं रीडर्स को रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यूज़ में लिखते हैं कि क्या क्या जो लिटरेचर रिव्यू हमने किया उसका क्रक्स हम लिखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें रिव्यू करके फाइंड आउट हुई हैं, है ना, उसको आप लिखते हो, उसको आप मेंशन करते हो, जो भी आपको रिसर्च गैप्स और जो भी चीज़ें आपको लगी हैं कि हाँ इसके ऊपर आपको जो है रिसर्च करना चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिली जो कि आपको लगा कि लिटरेचर रिव्यू में हमें लिखनी चाहिए, वो आप लिखते हो। फिर आप मेथडोलॉजी में आप डाटा कलेक्शन के मेथड्स और डाटा एनालिसिस के मेथड्स के बारे में बात करते हो। आफ्टर दैट रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट्स जो है ये आउटकम होते हैं जो भी आपने पूरी मेहनत की है कलेक्शन एनालिसिस में। उसके बाद आप डिस्कस करते हो एक्सपर्ट्स के साथ और उसके बाद जब वो अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, तो आप उसको कंक्लूड कर देते हो। क्योंकि कंक्लूजन जो है, बहुत से लोग यहाँ पे एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंक्लूजन के बाद डिस्कशन करते हैं। मैंने कई बार ये सीरीज़ भी आ सकती है एब्स्ट्रैक्ट में, इंट्रोडक्शन में, लिटरेचर रिव्यू में, मेथडोलॉजी में, रिजल्ट्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत आ जाती है कंक्लूजन के बाद डिस्कशन लोग समझने लग जाते हैं। नहीं, पहले डिस्कस करना है आपको, उसके बाद ही आपको कंक्लूड करना है एक्सपर्ट्स के साथ, बिकॉज उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, आपके सुपरवाइजर के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो आप उनसे डिस्कस करो, फिर आप कंक्लूड करो कि येस अब मेरी रिसर्च ये बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ एंड में आप जो न्यू पॉसिबल एरियाज़ हैं फ्यूचर रिसर्च के वो भी आप मेंशन कर सकते हो, जिससे आगे जाकर के जो पोटेंशियल रिसर्चर्स हैं उनको भी एक हेल्प मिले और उसको वो कंसीडर करके और आगे फर्दर रिसर्च कर सके। ठीक है, तो डिस्कशन पहले आप डिस्कस करोगे, उसके बाद जब वो अप्रूवल दे देंगे येस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, फिर आपको कंक्लूड करना है। ठीक है, डिस्कशन पहले आएगा फिर कंक्लूजन आएगा, तो ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो बीच बीच में मैं लाता रहता हूँ, आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि टाइटल कैसे होना चाहिए। एब्रीविएशंस, अननोन एब्रीविएशंस को अवॉइड करिए, 10 to 12 वर्ड्स होने चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि आपको कीवर्ड्स लिखने हैं जो कि आपको फैमिलियराइज करवाएंगे, है ना, आपके टॉपिक से रीडर्स को फैमिलियराइज करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।